हम लोग बात कर रहे थे हाउस के विशेषाधिकारों पर, और हाउस के विशेषाधिकार की बात करते हुए आपसे बात हुई थी कि हाउस के कुछ विशेषाधिकार हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लिखित है और कुछ विशेषाधिकार हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लिखित नहीं है, या यूं कहें कि कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लिखित तो हैं लेकिन उन्हें निर्वचन से लाना पड़ेगा, और वो निर्वचन 105 सबसेक्शन 3 का होगा, और कुछ 105(1), 105(2) इनमें उल्लिखित है। लेकिन क्या वे विशेषाधिकार जो कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लिखित वो क्या केवल 105(1) और 105(2) ही में है, ये कुछ अन्य आर्टिकल्स भी हैं जिनमें हाउस के विशेषाधिकारों का उल्लेख ये हुआ है? तो हमने आपसे कहा था 118 और 122 ये दो विशेष आर्टिकल हैं जो हाउस को विशेषाधिकार देते हैं और जिनका उल्लेख स्वयं संविधान में है, लेकिन 105 में उनका उल्लेख नहीं है और ना इस मार्जिनल नोट के साथ है कि वो हाउस का विशेषाधिकार है, लेकिन मार्जिनल नोट वैसे ही है जैसे आदमियों का नाम होता है, ये व्यक्ति या वस्तुओं का नाम होता है। और हमने आपको कई बार चर्चा की कि नाम सिर्फ पुकारने का माध्यम है। ये अच्छी बात है कि वस्तु या व्यक्ति इसमें मौजूद गुणों के अनुरूप नाम रखा जाए, लेकिन संभव यह भी है कि व्यक्ति या वस्तु के गुण और उसके नाम में कोई परस्पर साम्य न हो। संभव यह भी है लक्ष्मी देवी ठीक है कंडे बेचती हैं और धनपाल मूंगफली का ठेला लगाते हैं, तो संभव कुछ भी है। नाम से चीजों की पहचान ये नहीं हो सकती, तत्व से पहचान होगी। इनफैक्ट क्या है, तथ्य के रूप में क्या मौजूद है उससे पहचान होगी। जैसे कल हमारे पास कोई आया, उनका प्रश्न था कि आरोप की विरचना हुई है और आरोप की विरचना पर हस्ताक्षर करने से अभियुक्त इनकार कर रहा है, क्या करें? तो हमने कहा इसमें कौन सी खास बात है? आरोप की विरचना की जाएगी और अभियुक्त को पढ़कर सुनाई जाएगी। सुनाई गई है इस तथ्य का सबूत है हस्ताक्षर। ऐसा नहीं है कि अभियुक्त हस्ताक्षर नहीं करेगा तो कोर्ट की प्रक्रिया रुक जाएगी, ये नहीं रुकेगी। हस्ताक्षर सिर्फ प्रमाण है और इस प्रमाण को अन्य तरीकों से भी लाया जा सकता है। हमने ऑर्डर शीट पे मेंशन क्यों नहीं कर रहे कि अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया गया और समझाया गया, उसने हस्ताक्षर करने से इनकार किया है और अभियोजन को निर्देशित किया जाता है कि वो साक्ष्य प्रस्तुत करे। तो बोले कि ये कैसे निर्देशित हो जाएगा जब उसने हस्ताक्षर ही नहीं किए? तो हमने कहा कि एक स्थिति केवल है जब आरोप की विरचना के बाद अभियोजन को साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना है। वो कौन सी? जब अभियुक्त अपने दोष को स्वीकार कर ले। दोषी होने के अभिभाग पर दोष सिद्धि ये हो सकती है। उसने हस्ताक्षर करने से इनकार किया है, उसने कन्फेशन तो नहीं किया। और जब कन्फेशन उसने नहीं किया तो विचारण तो होगा। और इससे भी हस्ताक्षर की निस्सारता, ये यूं कहें कि हस्ताक्षर सिर्फ इस बात का प्रमाण है कि अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया गया है और समझाया गया है, सिद्ध होती है। क्योंकि अगर वो हस्ताक्षर कर देता तो भी सिर्फ अभियोजन निर्देशित होता कि आप साक्ष्य प्रस्तुत करिए, और न करे तो भी निर्देशित होगा। आप ये लिख दें कि कन्फेस कर लिया और दोषी होने के अभिभाग पर दोष सिद्धि, तब गड़बड़ है। आप प्रक्रिया से चलिए।
तो हमें देखना यह होगा कि तथ्य के तौर पर क्या मौजूद है, और जो कुछ तथ्य के तौर पर मौजूद है या जिसके मौजूद होने की अपेक्षा कानून में हुई है, अगर वो है तो उसको अभिव्यक्त करने के लिए जिस प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए, यदि वो नहीं भी अपनाई गई है तो तात्विक तौर पर अंतर क्या आया? कुछ भी नहीं। ठीक है ना? अगर हमने जमशेदजी टाटा का नाम भिखारी दास रख दिया तो जमशेदजी टाटा भिखारी दास तो नहीं हो गए, या भिखारी दास का नाम जमशेदजी टाटा रख दिया तो वो उनके समान तो नहीं हो गए। तो ऐसे ही है, जब हम अनुच्छेद 118 या अनुच्छेद 122 को देखते हैं तो अनुच्छेद 118 या अनुच्छेद 122 का जो मार्जिनल नोट है वो इस बात की सूचना नहीं देता कि वो विशेषाधिकार है हाउस का, लेकिन उसका जो कंटेंट है वो इस बात की सूचना देता है कि वो हाउस का विशेषाधिकार है। इसलिए जब भी आपसे उन विशेषाधिकारों के बारे में पूछा जाए जो संविधान में अभिव्यक्त तौर पर उल्लिखित किए गए हैं तो 105(1), 105(2), इसके साथ आप 118 और 122 की चर्चा भी करेंगे, क्योंकि कंटेंट वहां इस बात की सूचना दे रहा है कि हाउस उन मामलों में जो 118 और 122 में उल्लिखित है पूर्णतः ऑटोनोमी, स्वायत्तता इसका उपयोग कर रहा है और वह पूरी तरह स्वतंत्र है। उन मामलों में कोई उसका कुछ नहीं कर सकता। 118 देखें क्या कहता है। 118 आपका कहता प्रक्रिया के नियम इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद का प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा। ठीक है, इट इज द हाउस एक्सक्लूसिव। अपनी प्रक्रिया वो स्वयं विनियमित करेंगे। देयर इज नो अथॉरिटी जो उनकी प्रक्रिया के नियमों को बना सके, तो विशेषाधिकार है उनका। प्रतिबंध क्या है इस संविधान के उपबंधों के अधीन? क्योंकि वेदर इट इज हाउस, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और एग्जीक्यूटिव, वो सबके सब निर्मित इसी संविधान के द्वारा प्रदत्त शक्ति के आधार पर हो रहे हैं। तो सर्वोच्च ये संविधान है। आप अस्तित्व में हैं, संविधान के द्वारा लाए जा रहे हैं, इसलिए आप संविधान के बाहर कोई अधिकार क्लेम नहीं कर सकते। संविधान क्या है इसकी व्याख्या का हक सुप्रीम कोर्ट को दिया गया, और यही वो कारण है कि आप या जनता ये मानना शुरू कर देती जैसे सुप्रीम कोर्ट जाने क्या है, और वो जो आप सोचते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में, वो सुप्रीम कोर्ट तब होता है जब सुप्रीम कोर्ट जो बताता है वो लागू होता देश में। जो सुप्रीम कोर्ट बताएगा वो देश में लागू नहीं होगा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ये बताता है कि संविधान ऐसा कहता है, इसलिए लागू वो होता है जो कानून और संविधान कहता है। क्या कहता है कानून और संविधान, ये बताने का हक उनके पास है। इसलिए इस गलतफहमी में रहने की कोई आवश्यकता नहीं कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये कोई कानून से ऊपर की चीज है। कानून की व्याख्या का हक इन्हें है, और व्याख्या के अपने नियम हैं जिन्हें हम रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन इस नाम से जानते हैं। व्याख्या भी करने में स्वतंत्र नहीं है कि जैसे चाहें, ठीक है, व्याख्या ये करें, ये भी स्वतंत्रता नहीं है।
तो इसलिए हमारे ध्यान में ये बातें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो हाउस पूरी तरह ऑटोनॉमी ये रखता है, कहता है आपका कि इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद का प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के लिए नियम बना सकेगा। सबसेक्शन 2 कहता है जब तक खंड 1 के अधीन नियम नहीं बनाए जाते, यानी अंतरिम व्यवस्था हाउस के संचालन के लिए ये 118 सबसेक्शन 2 में की जा रही, ये अंतरिम है व्यवस्था। जब तक हाउस अपने कार्य संचालन के लिए नियम नहीं बनाता। आखिर संविधान 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया, तो जब 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया तो हाउस ये भी तो 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। सुप्रीम कोर्ट ये भी तो 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हो या हाउस हो, बने तो संविधान से। तो उस दिन प्रक्रिया के नियम ये तो थे नहीं, लेकिन हाउस को उसी दिन से फंक्शन करना था। तो आखिर कोई अंतरिम व्यवस्था निर्मित की जाएगी या नहीं, अन्यथा हाउस फंक्शन कैसे करेगा? और फंक्शन करेगा तब तो अपनी प्रक्रिया के नियम बनाएगा। जब तक फंक्शन ही नहीं करेगा तब तक अपनी प्रक्रिया के नियम बनाएगा कैसे? तो अंतरिम व्यवस्था 118 सबसेक्शन 2 में होनी आवश्यक है। और अब आप कह सकते हैं कि अंतरिम व्यवस्था, इसकी रिलेवेंसी आज की तिथि पर क्या है, क्योंकि अब तो हाउस को बने 70-75 साल तो हो ही गए। तो आज भी हो सकता है कोई ऐसी नवीन स्थिति जन्म ले ले जिसके संबंध में कोई नियम बना ही ना हो अब तक। तो अगर 118 सबसेक्शन 2 जैसी स्थितियां नहीं होंगी, कोई अंतरिम शक्ति हाउस को प्राप्त नहीं होगी, तो आखिर हाउस फंक्शन कैसे करेगा? तो इसलिए लिखा जब तक खंड 1 के अधीन नियम नहीं बनाए जाते तब तक इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत डोमिनियन के विधानमंडल के संबंध में जो प्रक्रिया के नियम स्थायी आदेश प्रवक्त थे वे ऐसे उपांतरणों और अनुकूलनों के अधीन रहते हुए संसद के संबंध में प्रभावी होंगे, जिन्हें यथास्थिति राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष उनमें से करे। अब देखें, कंप्लीट ऑटोनॉमी है। भारत डोमिनियन, इसका केंद्रीय विधानमंडल। आपको हमने पहले भी कहा था कि संविधान से जो कुछ मिला वो तो इंपार्शियल जुडिशरी है, वो तो फंडामेंटल राइट्स है। और जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर जिसके विरोध में कोई प्रशासनिक और इवन यहां तक कि कोई संविधान संशोधन भी नहीं हो सकता, उसका ख्याल करते हैं कि आखिर बेसिक स्ट्रक्चर है क्या। तो उसको विचार करते समय यही बात दिमाग में रखी जाती है कि स्वतंत्रता का संघर्ष किस बात को लेकर हुआ, क्योंकि स्वतंत्रता का संघर्ष चुनाव हो इसके लिए नहीं हुआ था, क्योंकि चुनाव तो 1937 में होने लगे थे। हमने आपको बताया पंडित गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश जो तत्कालीन समय में संयुक्त प्रांत ये कहलाता था, उसके 1937 या 1939 इसमें मुख्यमंत्री हो गए थे और वो निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। उस समय विधानमंडल के सदस्य चौधरी चरण सिंह ये भी थे। तो चुनाव हो इसके लिए नहीं स्वतंत्रता, इसका संघर्ष हुआ, समानता के लिए हुआ। तो सीधी बात कि भारत का जो स्वतंत्रता संघर्ष है वो जिन मूल्यों को लेकर हुआ वे ही संविधान के मूल ढांचे को निर्मित करते हैं, और उनके विरुद्ध कोई संविधान संशोधन भी नहीं किया जा सकता। तो लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति हो, क्योंकि संविधान कहता है कि वे फुली ऑटोनोमस होंगे, इसलिए कहता है भारत डोमिनियन। इसका जो विधानमंडल है
क्योंकि विधानमंडल तो पहले भी था। विधानमंडल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए हमने स्वतंत्रता का संघर्ष नहीं किया था, वो तो पहले भी था। 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम, दोनों में केंद्रीय विधानमंडल की स्थापना हो चुकी थी और केंद्रीय विधानमंडल उसको चलाने के लिए स्टैंडिंग ऑर्डर्स, नियम, ये तो थे ही। तो जब संविधान लागू हुआ और हाउस अस्तित्व में आया, तो अगर उसकी प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए कोई नियम मौजूद नहीं था, तो लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति, क्योंकि वो ऑटोनोमस है और कोई नहीं, वे उन नियमों में से चुन सकते हैं कि कौन सा नियम हम लागू करेंगे, और नियम को आवश्यक उपांतरण यानी अमेंडमेंट अगर जरूरी है, अनुकूलन यानी एडाप्टेशन ये जरूरी है, तो उसे करने के उपरांत लागू कर सकते हैं संबंधित स्थिति में। तो ये एक अंतरिम प्रकार की शक्ति है जिसे दिया जाना संदर्भ में जरूरी है, वो दी गई है। अब 118 सब 3 देखें। राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों से संबंधित और उनमें परस्पर संचार से संबंधित प्रक्रिया के नियम बना सकेंगे। राष्ट्रपति वो भी संसद के भाग है। 79 पढ़ के आए हम लोग। अनुच्छेद 79 कहता है कि संसद किससे मिलकर बनेगी? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो अगर राष्ट्रपति को कोई हक मिल रहा है तो उससे हाउस की ऑटोनॉमी कहीं से प्रभावित, विपरीत तौर पर हो रही हो, ऐसा नहीं माना जा सकता। और उसके बाद भी क्योंकि तीनों घटक हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स पार्लियामेंट की 3 हैं, प्रेसिडेंट और आपका लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को हाउस ऑफ कॉमन्स हम नहीं कह सकते, क्योंकि जो नाउन होता है उसको ट्रांसलेट करके नहीं बोलते। सत्य प्रकाश को सनलाइट नहीं कहेंगे, ठीक है, क्योंकि सत्य प्रकाश व्यक्ति का नाम है और नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो नाउन को ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता, इसलिए लोकसभा लोकसभा है, राज्यसभा राज्यसभा है, उसे हाउस ऑफ कॉमन्स नहीं कहेंगे आप, वो स्थान का नाम है और ब्रिटेन की संसद के स्थान का नाम है। इसलिए प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा यही बोला जाएगा, चाहे अंग्रेजी में बोले और चाहे हिंदी में, क्योंकि तीनों कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं। इसलिए राष्ट्रपति को यह हक दिया गया है कि जब वे सेरेमोनियल ओपनिंग करेंगे अंडर सेक्शन 87 ही है ना, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण संसद के सदनों के समक्ष, और सेरेमोनियल ओपनिंग क्यों करेंगे इस पर भी हमने बात की थी। हमने कहा था ये कार्य का महत्व होता है जो आयोजन की मांग करता है, सेरेमनी की मांग करता है। अरे शादी तो लड़के लड़की की होनी है, बाकी लोग क्या ढोल बजाएंगे उसमें? और ढोल ही बजाते हैं, लेकिन न बजाए तो शादी तो नहीं रुकती, क्योंकि चाहे हिंदू मैरिज हो, चाहे मुस्लिम मैरिज हो, चाहे ईसाइयों की मैरिज हो, कोई हो, उसके तो निश्चित रिट्यूल्स हैं, वो परफॉर्म किए जाएंगे, बात खत्म। और उन रिट्यूल्स में शामिल बिल्कुल नहीं कि ढोल बजे, कहीं नहीं लिखा है। इन क्या कहा कि साहब जो इजाब कबूल, फिक्सेशन ऑफ मेहर, प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस, खत्म हो गई बात। एंड ऑल दिस essentials must be, all these rituals must be performed in a same meeting, बात खत्म है। हिंदुओं में रूढ़िक तरीके से करिए या शास्त्रीय तरीके से करिए, आयोजन क्यों? आयोजन इसलिए क्योंकि काम इतने महत्व का है। आयोजन काम के महत्व को स्थापित करता है। प्राइम मिनिस्टर आए, बड़ी बात है, तो आयोजन होता है, सड़कें साफ होंगी, ट्रैफिक रोका जाएगा, वो उनकी सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। लेकिन एक आयोजन, एक सेरेमोनियल लुक ये दिया जाता है चीजों को, और जो सेरेमोनियल लुक है वो काम के महत्व को स्थापित करता है। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण इसी निमित्त रखा जाता है, उसका जो मतलब है वो इसीलिए है। अब वो कब होता है? जब आफ्टर जनरल इलेक्शन
नई लोकसभा आएगी तो पहला जो सत्र होगा उसमें उनका सेरेमोनियल भाषण होगा, वो सबसे पहले संबोधित करेंगे और उसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव, क्योंकि ये हमारी परंपरा है कि जो बड़ा आया तो उसके आने के लिए सिर्फ हम धन्यवाद देते हैं, वो कुछ ना करे, उसने हमें कुछ दिया इसके लिए नहीं, वो सिर्फ आया बस इसके लिए। राष्ट्रपति राष्ट्र के प्रतीक है, वो सिंबल ऑफ नेशन है। अब सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि आप चीजों को तत्व में नहीं समझते। राष्ट्रपति राष्ट्र के लिए है, राष्ट्र राष्ट्रपति के लिए नहीं है, ठीक है ना। राष्ट्रपति तभी तक सम्मानित है जब तक वो राष्ट्र का सम्मान कर रहे हैं और राष्ट्र के प्रतीक के रूप में बने रहने के योग्य स्वयं को बनाए हुए हैं, उसके बाद वो कतई सम्मानित नहीं है। और यही फर्क है जो व्यक्ति को विभीषण और यही फर्क रावण ये बना देता है। हमने आपसे चर्चा की कि रावण क्यों गलत है, क्योंकि वो देश के संसाधनों का उपयोग अपनी भावनाओं की संतुष्टि के लिए कर रहा है। राम आक्रांता नहीं है लंका पर, जिनसे युद्ध करना उसका कर्तव्य हो, उसने स्वयं ऐसी स्थिति पैदा की है जिसमें राम शत्रु के तौर पर लंका के समक्ष उपस्थित है, और लंका के शत्रु नहीं है वो, ना लंका पर कब्जा करने आए, वो तुम्हारे शत्रु हैं क्योंकि तुम बदतमीज हो। और ऐसी दशा में देश को युद्ध से बचाना ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। अगर शत्रु देश पर कब्जा करने आया है तो प्रत्येक नागरिक का लड़ना कर्तव्य है। अगर शत्रु राजा की दुष्टता के कारण सिर्फ राजा को दंड देने के लिए उपस्थित हुआ है तो या तो राजा को हटाइए और अदरवाइज शत्रु से मिल जाइए, यही ठीक है, क्योंकि देश के संसाधन देश के लिए हैं, राजा के लिए नहीं है। राजा देश का है, देश राजा के लिए नहीं है। ये अंतर है जिनमें बारीक फर्क है, इसीलिए आम जनता मुंह बजाती है कि विभीषण राष्ट्रद्रोही था और समस्त आर्य ग्रंथ ये कहते हैं वो महान व्यक्ति था, क्योंकि बेवकूफों की बात नहीं सुनी जा सकती, दुनिया बुद्धिमानों के हिसाब से चलेगी। तो जो सेरेमोनियल लुक हम देते हैं राष्ट्रपति के, क्योंकि वे सिंबल हैं और जब वे आते हैं इसीलिए ठीक है, आपका धन्यवाद प्रस्ताव उसके बाद आता है। और फिर सेरेमोनियल लुक कब आता है? जब नया वर्ष प्रारंभ होता है और नया वर्ष का प्रथम सत्र ये आयोजित होता है, तब सेरेमोनियल लुक होता है, तब राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। तो राष्ट्रपति संसद के पार्ट है, तो राष्ट्रपति अगर लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति इन दोनों से मिलकर कोई नियम फ्रेम कर रहे हैं, जिस नियम के पालन से हाउस परस्पर संवाद करेंगे, क्योंकि हाउस परस्पर संवाद करना जरूरी है, उनका मनी बिल है 14 दिन में पास होना है, कोई अर्जेंट बिल है दोनों सदनों की सहमति चाहिए, तो कम से कम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ये तो डेवलप होना ही चाहिए। और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन अधिकृत तौर पर डेवलप होना चाहिए, क्योंकि वी हैव एक्सेप्टेड द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन विच several political parties may be present in both houses। दोनों अगर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वही स्थिति बनती है जो रोज बनती है, ठीक है। इसलिए अधिकृत तौर पर यह बताया जाना जरूरी है कि हाउस परस्पर संवाद कैसे करेंगे, और इसके लिए राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति इनसे परामर्श करके नियमों को बनाएंगे। और अगर वे ऐसा करते हैं तो इससे हाउस की ऑटोनॉमी कहीं से डिस्टर्ब नहीं होती, और क्योंकि हाउस ऑटोनॉमी का यूज कर रहा है, दैट इज व्हाई इट विल बी सेड दैट इट इज द प्रिविलेज ऑफ द हाउस। यह हाउस का विशेषाधिकार है कि अपनी प्रक्रिया के नियम खुद बनाएगा। तो यह विशेषाधिकार हाउस का हुआ, लेकिन विशेषाधिकार नाम से कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लिखित नहीं, लेकिन फिर भी यह विशेषाधिकार है, क्योंकि नाम महत्व का विषय नहीं होता, तथ्य यह महत्व का विषय होता है।
और तथ्य क्या होता है? जो अनुभव किया जा सके, ठीक है, जो आपका अनुभव है वही तथ्य है। और ज्ञान तथ्यों से निर्मित होता है, इसलिए जो आपने जाना नहीं है वो आपका अनुभव नहीं है, और जो आपका अनुभव है वो आपका ज्ञान नहीं। और इसीलिए जो प्रोफेशनल विषय होते हैं उनकी प्रैक्टिस रखी जाती है, क्योंकि जो आप ज्ञान प्राप्त करते हैं वो जब अनुभव सिद्ध ये बनता है तब वो वाकई ज्ञान बनता है। अन्यथा आपका थोथा थोथा सा विश्वास उस पर रहता है। हमने कहा था कि आयुर्विज्ञान के सिद्धांतों की सत्यता ये साबित कब होती है? जब आयुर्विज्ञान के सिद्धांतों के मुताबिक, ठीक है, आपका ड्रग्स एडमिनिस्टर की जाती हैं मरीज पर और मरीज के स्वास्थ्य में सुधार दिखाई देता है, ठीक है, तब आयुर्विज्ञान के जो सिद्धांत हैं वो सत्य साबित होते हैं। यानी अनुभव आपको डॉक्टर बनाता है, पढ़ाई अधूरा डॉक्टर बनाती है। लेकिन आप अनुभव से सब कुछ सीख लेना चाहते हैं, सीखा जा सकता है, नो डाउट, लेकिन फिर उसमें जिंदगियां लगेंगी, ठीक है। इसलिए सिद्धांत और उसका दोनों का समन्वय ये रखा जाता है। आप देखें 118(4 क्या कहता है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, इसमें लोकसभा का अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में ऐसा व्यक्ति पीठासीन होगा जिसका खंड 3 के अधीन बनाई गई प्रक्रिया के अनुसार अवधारण किया जाए। यानी लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति महत्वपूर्ण लोग हैं, तो कैसे आएंगे इसकी प्रक्रिया पीछे हम लोग देख चुके हैं। तो आप देख रहे हैं एक कंप्लीट ऑटोनॉमी यहां मिली है, और अनुभव ये कहता है ये विशेषाधिकार है। और जब अनुभव ये कहता है तो इसे विशेषाधिकार नाम से उल्लिखित नहीं किया, इससे क्या मतलब? ये है विशेषाधिकार, और ऐसा विशेषाधिकार जिसका उल्लेख स्वयं कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो हमने आपसे कहा कि विशेषाधिकार ऐसे भी हैं जो अनुच्छेद 105 में अभिव्यक्त रूप से विशेषाधिकार नाम से उल्लिखित किए गए हैं, और विशेषाधिकार ऐसे भी हैं जो अनुच्छेद 105(3) की व्याख्या से निकलेंगे, और विशेषाधिकार ऐसे भी हैं जो अनुच्छेद 105 इसमें शामिल नहीं है और विशेषाधिकार नाम से भी नहीं लिखे गए, लेकिन फिर भी वे विशेषाधिकार हैं, क्योंकि अनुभव उनके बारे में ये कहता है, तथ्य उनके बारे, उनका जो तथ्य है वो ये कहता है कि वे विशेषाधिकार हैं। आप अनुच्छेद 122 देखें, अनुच्छेद 122 एक कंप्लीट ऑटोनॉमी है, जो हाउस की आंतरिक प्रक्रियाएं हैं उनके संबंध में पूर्ण स्वायत्तता, कंप्लीट ऑटोनॉमी यह हाउस को दे रहा है। एक सबसे बड़ी दिक्कत यह है, शब्द जिस भाव को ट्रांसपोर्ट करता है उस भाव से आपका कोई परिचय नहीं होता है, आप वो भाव जानते ही नहीं। केवल शब्द लगातार सुनने के कारण आपको शब्द परिचित प्रतीत होने लगता है, और जिस प्रकार परिचित व्यक्ति के संपर्क में आपको थोड़ी सुरक्षा अनुभव होती है, वैसे परिचित शब्द के इस्तेमाल किए जाने की दशा में आपको लगता है कि हमें समझ में आ गया, जबकि नहीं आता, क्योंकि शब्द जिस भाव को अभिव्यक्त करने के लिए उपयोग किया गया है वो भाव, उससे तो कोई परिचय नहीं, उसकी तो कोई जानकारी नहीं है। हमने कहा कंप्लीट ऑटोनॉमी, पूर्ण स्वायत्तता। तो ना आपको स्वायत्तता मालूम है ना ऑटोनॉमी मालूम है। अब हो सकता स्वायत्तता आपको परिचित लग जाए, हो सकता ऑटोनॉमी परिचित लग जाए, तो आपको लगने ये लगता है कि आपको भाव समझ में आ गया, और ये वैसी ही सुरक्षा है जैसे परिचित व्यक्ति के संपर्क में आके आपको लगता है हम सुरक्षित हैं। जबकि परिचित के संपर्क में आप सुरक्षित केवल तब होंगे जब परिचित ठीक भी हो। ठीक से तात्पर्य वो अपने स्वभाव में जीता हो, क्योंकि ठीक वही है जो अपने स्वभाव में जीता है। स्वभाव में कौन जीता? जैसा भगवान जी ने उसे दुनिया में भेजा था, जब वो वैसा हो जाता है तो वो ठीक हो जाता है, ठीक है ना। तो व्यक्ति ठीक तब है जब वो अपने स्वभाव में जी रहा है। और मजेदारी ये है
कि आपको सभ्य बनाने की प्रक्रिया वास्तव में आपको असभ्य बनाने की प्रक्रिया है, क्योंकि आप दुनिया में जैसे आए थे वैसा नहीं रहने दिया जाता, कुछ और बना देते हैं। और महात्मा और संत उसे कहते हैं जो फिर से वही हो जाता है जैसा वो दुनिया में आया था, उतना ही निर्दोष, उतना ही, ठीक है, आपका छल कपट से विहीन जब हो जाता है, यानी बच्चे जैसा हो जाता है। बच्चे जैसा हो जाना बड़ी बात है, और बच्चा रह जाना खराब बात है। यात्रा है, यात्रा को तो कंप्लीट ही करना पड़ेगा, बच्चा रह जाना गलत है। कहते हैं इनमें तो अभी लड़कपन है, बालपन है, अभी तो मैच्योर ही नहीं हुए हैं। और फिर बच्चे जैसा हो जाना ये जीवन का परम लक्ष्य है, ठीक है। तो बातें बिल्कुल अलग अलग है। तो शब्द जिस भाव को ट्रांसपोर्ट करता है वो भाव जरूरी है। दिक्कत यह है, आप तो संविदा कह दिया, आपको लगा बड़ा कठिन मामला है, कुछ समझ में नहीं आया। उपहत्य कह दिया, आपने कहा बड़ा कठिन मामला है। हमने इंजरी कह दिया, अब क्या समझ में आया है? चोट के अलावा कुछ आया हो तो हमें बताओ। इंजरी का मतलब सिर्फ आपने चोट लिया है, जबकि इंजरी का मतलब इससे ज्यादा है। जो आईपीसी डिफाइन करती है इंजरी को सेक्शन 44 में, वो इससे ज्यादा है। वो कहता है शरीर संबंधी, मन संबंधी, ख्याति संबंधी, संपत्ति संबंधी प्रत्येक हानि इंजरी कहलाएगी। अब आपका उपहत शब्द अगर इंजरी से समझा गया तो गलत हो जाएगा कानून की दुनिया में, क्योंकि उपहत के लिए फिर अंग्रेजी में शब्द है हर्ट, वहां इंजरी शब्द का प्रयोग नहीं करते, ठीक है। तो आपको शब्द किस भाव को ट्रांसपोर्ट कर रहा है इसको जानना जरूरी है। शब्द सिर्फ परिचित लगता है, इससे बात नहीं बनती। आप संविदा, उन्होंने कहा बड़ा कठिन, कॉन्टेक्ट कह दिया, अब क्या हो गया भाई? अब क्या आपको समझ में आ गया है? अब भी तो कुछ नहीं मालूम कॉन्टेक्ट क्या चीज है, अब भी तो कुछ नहीं मालूम। आपने कहा एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, हमने कहा एग्रीमेंट क्या है, अब फिर आप ईंटें गिन रहे हैं, इससे मतलब नहीं है। अनुभव ये ज्ञान निर्मित करता है। शब्द जो प्रयुक्त हो रहा है इन रियल सेंस, उसका मतलब क्या है? ऑटोनॉमी, स्वायत्तता, इसका मतलब है जिसके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है, उसे ऑटोनोमस कहते हैं। स्वायत्तता या तो ईश्वर देगा या वो देगा जिसे देने का हक है, ठीक है ना। ईश्वर तो परम प्राधिकार संपन्न है, वो तो कुछ भी दे सकता है, सब कुछ उसके अपने हाथ में है, जो चाहे सो दे दे, ठीक है। लेकिन दुनिया में अन्य प्राधिकारी ऐसे नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसा ही अथॉरिटी माना गया है, वो सबको सब कुछ दे रहा है। ये यूं कहें जिसके पास जो कुछ है वो उसी की बदौलत है। इसलिए हाउस को कंप्लीट ऑटोनॉमी अनुच्छेद 122 के आधार पर दी है आंतरिक मामलों में, आंतरिक मामलों में, यानी हाउस के भीतर जो कुछ हो रहा है वो चाहे व्यवस्था बनाने से संबंधित हो, ठीक है, या हाउस में जो कार्यवाहियां चल रही हैं उनकी विधि संगतता से संबंधित हो, वो सब कुछ हाउस के द्वारा डिसाइड होगा, ठीक है। अब यहीं पर एक बात समझ लेनी जरूरी है, हाउस के भीतर जो कुछ हो रहा है उसकी विधि संगतता और उसके वरीयता क्रम, यानी भाई सब कुछ एक ही साथ तो नहीं होने लगेगा, ये बिल जरूरी है, ये इस समय पेश होगा, प्रश्नकाल इस समय होगा, ठीक है, आखिर, ठीक है, उसकी रेगुलरिटी या प्रोसीडिंग्स को रेगुलराइज करना ये भी तो एक काम है। तो प्रोसीडिंग्स को रेगुलराइज करने या प्रोसीडिंग की जो विधि संगतता है इसे तय करने के संबंध में हाउस को विशेषाधिकार, लेकिन ये अधिकार दे कौन रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए हाउस इस अधिकार का उपयोग करने में स्वयं अपनी पेरेंटल बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करने लगे, ये नहीं हो सकता।
यानी अनुच्छेद 122 के अंतर्गत हाउस ऐसे किसी कार्रवाई को सुरक्षित बनाए रखने की मांग नहीं कर सकता जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, और कोई कार्रवाई अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है ये डिसाइड करने का हक किसका है? कोर्ट का। अब आपको यहीं से गलतफहमी होने लगती कि कोर्ट बड़ा हाउस छोटा। अरे भाई, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को फॉलो कर रहे हैं और ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को डिसओबे किए। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट क्या है उसे बताने का दायित्व जिसे दिया गया उसे बताने के लिए अवसर आ गया। इससे ज्यादा क्या है? इसमें छोटाई और बड़ाई कहां है? तो कहीं भी नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि आप एकदम ठीक है कॉन्टेस्ट में चीजों को न समझते हैं। और आपकी भी गलती क्या? गलती तो उनकी है जो स्वयं को जानकार कहते हैं। यद्यपि जानकार तो सिर्फ ईश्वर है, लेकिन फिर भी जिनको जानकार समझा गया है गलती उनकी है। जिनके पास आप गए हैं उन्हें जानकार मानकर उनकी सत्यनिष्ठा इसमें है कि उन्हें जितनी जानकारी हो उतनी दें, और उसके बाद ये कह दें कि अब इसके बाद मेरे पास नहीं है। अब अगर जानकारी चाहिए तो अमुक के पास जाओ या अमुक की किताब पढ़ो या स्वयं शोध करो। ठीक है ना? क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप जिस लेवल पर पहुंच गए उसके बाद जानकारी का कोई फिजिकल सोर्स ये अवेलेबल भी हो पाए, ये जरूरी नहीं है। ठीक है? और इसी के लिए रिसर्च ये होती है विभिन्न विषयों में। जो रिसर्च पढ़ाई मानी गई है इसीलिए मानी गई है क्योंकि एक लेवल है, उसके बाद कुछ है ही नहीं। अब उसके बाद कहां से आएगा? तो फिर अनंत है, उसे अपने अनुभव से जानिए। तो अनुच्छेद 122 कहता है, और अनुच्छेद 122 कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल होने के कारण वो जो कुछ कहता है उसे हाउस को पूर्ण रूप में मानना होगा। और हाउस को ये कोई अथॉरिटी हो उसे अनुच्छेद 122 ही नहीं पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को मानना होगा। इसलिए आप देखें अनुच्छेद 122 क्या कहता है? कहता है संसद की किसी कार्रवाई की विधि मान्यता को प्रक्रिया की किसी अभिकथित अनियमितता के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। उसने क्या कहा? कंप्लीट पढ़ेंगे तो कहता है संसद की किसी कार्रवाई की विधि मान्यता को प्रक्रिया की किसी अनियमितता के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। ठीक है? मियर इर्रेगुलरिटी है, मियर इर्रेगुलरिटी लिखा जाना चाहिए था कि आरोप की विरचना की गई, अभियुक्त को पढ़कर सुनाया गया, ठीक है, और उसने विचारण की मांग की। अभियोजन को निर्देशित किया जाता है कि वह अपना समस्त साक्ष्य प्रस्तुत करे। लिखा जाना चाहिए था, नहीं लिखा गया। लेकिन ये सब हुआ है, ये सब हुआ है। पढ़कर भी सुनाया गया, समझाया भी गया, अभियुक्त ने विचारण की मांग भी की, अभियोजन को निर्देशित भी किया गया, लिखा नहीं गया। तो फर्क क्या पड़ा? अगर यह साबित कर दिया जाता है कि सब कुछ हुआ था, देयर वाज इर्रेगुलरिटी ऑफ द प्रोसीजर, सिर्फ प्रक्रिया की अनियमितता है, तो भाई इससे क्या फर्क आया? हां, पढ़ाया ना गया होता, पढ़कर सुनाया ना गया होता, समझाया ना गया होता, अब दिक्कत है, अब मामला इलीगल है। ठीक है? दिस इज द मिस्टेक विच क्रिएट्स इलीगलिटी। और जो पहली है वो सिर्फ प्रक्रिया की अनियमितता, इसे ठीक है आपका प्रदर्शित करती है। तो प्रक्रिया की अनियमितता कभी भी मूल्यवान नहीं हो सकती, क्योंकि प्रक्रिया होती ही इसीलिए है कि काम ठीक ढंग से हो। अगर काम ठीक ढंग से हुआ है तो प्रक्रिया
नहीं भी फॉलो हुई, फर्क क्या पड़ा? कुछ भी तो नहीं। इसलिए 122(1) में उन्होंने कहा कि संसद की किसी कार्यवाही को प्रक्रिया की अनियमितता के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। जैसे मानिए मनी बिल पे लिखा है कि लोकसभा अध्यक्ष सर्टिफिकेट दे कि ये मनी बिल है, तो वो मनी बिल होगा। सर्टिफिकेट नहीं दिया, है मनी बिल, पास भी उसी प्रक्रिया से हुआ है, उस प्रक्रिया से पास ना हो, अब नहीं है, अब तो गड़बड़ है। उस प्रक्रिया से ही पास हुआ, बस मनी बिल नहीं लिखा, तो फर्क क्या पड़ गया भैया? ठीक है, तो हाउस को यह विशेषाधिकार है। अच्छा, उस हाउस की प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए एक नियम बना है, उसको हाउस ने फॉलो नहीं किया और उसके कारण इलीगलिटी कोई नहीं आई। वो सिर्फ प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए था कि मनी बिल सबसे पहले पेश किए जाएंगे, उसके बाद, और मनी बिल सबसे लास्ट में पेश हो गया, तो फर्क क्या पड़ा भैया? ठीक है, तो यह डिसाइड करने का हक हाउस को है कि वह अपनी प्रक्रिया के नियमों को स्थगित करेगा या फॉलो करेगा, क्योंकि बनाने का हक उन्हें है। ठीक है, बनाने का हक उन्हें है 118 में। अगर मनी बिल सबसे पहले पेश होना चाहिए था हाउस की नियमावली के मुताबिक और सबसे अंत में पेश हुआ, तो माना यह जाएगा कि हाउस ने स्वयं उतने समय के लिए या उस अवसर के लिए प्रक्रिया का यह नियम निर्मित कर लिया है कि इस बार मनी बिल सबसे लास्ट में पेश होगा, क्योंकि बनाने का हक भी तो उनको है। तो मियर irregularity of the procedure will not be questioned before any court or before any authority, ठीक है ना? लेकिन it doesn't relate, ठीक है, आपका इसका कोई संबंध किससे? अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी या इलीगलिटी से नहीं है। अगर प्रोसीडिंग अवैध है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो किया गया जो किया ही नहीं जा सकता, तो फिर प्रश्नगत होगा मामला, क्योंकि 122(1) जो सुरक्षा दे रहा है वो मियर इरेगुलरिटी ऑफ द प्रोसीजर इसको दे रहा है। इलीगलिटी या अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी यहां पर बात नहीं है। 122(2) देखें क्या कहता है? संसद का कोई अधिकारी या सदस्य जिसमें इस संविधान द्वारा या इसके अधीन संसद में प्रक्रिया या कार्य संचालन का विनियमन करने की अथवा व्यवस्था बनाए रखने की शक्तियां निहित हैं, उन शक्तियों के अपने द्वारा प्रयोग के विषय में किसी न्यायालय की अधिकारिता के अधीन नहीं होगा। ठीक है, किसी न्यायालय की अधिकारिता के अधीन नहीं है वो व्यक्ति जो हाउस की कार्यवाही को चलाने के लिए या हाउस में अनुशासन को मेंटेन करने के लिए सशक्त किया गया है। ठीक है, चाहे इस संविधान के द्वारा या संसद की प्रक्रिया जिन नियमों के मुताबिक चलती है उनके द्वारा। जिस व्यक्ति में व्यवस्था बनाए रखने की शक्तियां हैं संसद में, या जिस व्यक्ति में संसद के प्रोसीजर को रेगुलेट करने की शक्तियां हैं, वो किसी भी न्यायालय की कार्यवाही का, ठीक है, विषय वस्तु नहीं बनाया जा सकता। उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं। हाउस अपने में स्वतंत्र है। ठीक है, हाउस जो चाहेगा वही होगा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है हाउस जो चाहेगा वही होगा। कहे कौन रहा? संविधान। इसलिए यह नहीं है इसका मतलब कि हाउस अगर संविधान के विपरीत भी कुछ चाहेगा तो वो कर पाएगा। यानी राजा राज्य के लिए है, जब तक वो राज्य की व्यवस्था सुनिश्चित कर रहा है, राज्य के कल्याण के लिए काम कर रहा है, तब तक उसे राजा स्वीकारना चाहिए। उसके प्रत्येक आदेश का पालन प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। लेकिन अगर आप ये देख रहे हैं कि राजा राज्य के हितों के विपरीत जा रहा है और अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए राज्य का साधन के रूप में उपयोग कर रहा है, तब फिर राजा का विरोध यही राज्य का समर्थन है जो विभीषण ने किया, और जो न करने के कारण भीष्म को शरशैया पर लिटा देना भी ठीक माना गया। और ठीक माने जाने का प्रमाण यही है कि कृष्ण भगवान जी ने कहा है,
उन्होंने स्वयं खड़े होकर और हर साधन का उपयोग करके उन्हें उस पर लिटवा दिया। ठीक है, इसका प्रमाण सिर्फ इतना ही, क्योंकि भीष्म इतनी ही बात नहीं समझ रहे कि तुमने हस्तिनापुर की रक्षा का संकल्प लिया है, धृतराष्ट्र की रक्षा का संकल्प नहीं लिया है, न धृतराष्ट्र के पुत्र मोह की रक्षा का संकल्प लिया है। हस्तिनापुर की रक्षा किसमें है, ये तो विचार करो भाई। आपको राज्य की रक्षा का संकल्प आपने लिया था कि राजा की रक्षा का लिया था? बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा इन विषयों में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, आपने राज्य की रक्षा का संकल्प लिया था, आपने राजा की रक्षा का संकल्प तो नहीं लिया था। तो वॉट एवर यू आर डूइंग, व्हाट वाज दैट? और राज्य क्या, भूमि का टुकड़ा है। राज्य भूमि का टुकड़ा होने के साथ साथ नियमों का संग्रह भी है। ठीक है ना? उस राजा को क्या राजा रहना चाहिए? एक आज की तिथि पर एक आम स्त्री, ठीक है, उसके साथ कुछ होता तो निर्भया केस में पूरा कानून बदल जाता है। ये आज की दशा है। और आपके कोर्ट में, आपकी कचहरी में, आपके परिवार की महिला के साथ जो हो रहा है और आप चुप बैठे हैं, तो फिर आप तो राजा की रक्षा कर रहे हो। राज्य की रक्षा होनी चाहिए। और राज्य अमूर्त भूमि का टुकड़ा तो नहीं है, वो तो नियमों का संग्रह भी है, नियम फॉलो अप होने चाहिए। तो हाउस को विशेषाधिकार है। हाउस को विशेषाधिकार है, इसका मतलब यह नहीं है कि हाउस कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है, आपका फॉलो नहीं करेगा, वो तो करना ही पड़ेगा। इसलिए mere irregularity of the procedure, on the basis of it, the proceedings of the house cannot be questioned before any authority. ठीक है, 122 है। The persons who are empowered by this constitution or by the rules of procedure of the parliament, ठीक है, कि वो सदन में व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ कर सकते हैं या हाउस के प्रोसीजर को रेगुलेट करने के लिए कुछ कर सकते हैं। उनकी कार्यवाहियों को किसी भी न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। इसका अर्थ ये थोड़ी है कि वे स्वतंत्र हो गए, परम स्वतंत्र ने सिर पर कोई, ये कहे कौन रहा? ये कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है, तो उसे आप, ठीक है, उसका फॉलो अप ये तो जरूरी है। हाँ, ये ठीक है कि कार्यवाही को विनियमित करना, ये मेरा काम है। इसलिए कोई न्यायालय हाउस के ऑफिसर्स को ये नहीं बताएगा कि इस कानून की जरूरत है, कृपया कानून बनाकर भेजें, ये नहीं बता सकते। मेरा मन होगा बनाएंगे, नहीं बना मन होगा नहीं बनाएंगे। ठीक है, इसके अब आपको ये बात बड़ी अजीब सी लगेगी, लेकिन इसके अगेंस्ट पॉलिटिकल रेमेडी है। दवाइयों के प्रकार होते हैं, ठीक है, एंटीबायोटिक एक ही समय नहीं दे दिया जाएगा, अलग अलग बीमारी है, अलग अलग इलाज है। तो अगर हाउस उस कानून को नहीं बना रहा जिसकी जरूरत है, तो रेमेडी पॉलिटिकल है, न कि जुडिशियल। हाउस के मेंबर्स चुनाव में जाएंगे, जनता निपटेगी, तुम कौन होते हो? ठीक है ना? तब पॉलिटिकल रेमेडी है, तब जुडिशियल रेमेडी नहीं है। हमने कहा ना कि जिंदगी ठीक से समझ लेंगे तो कुछ भी ठीक से समझ में आ जाएगा, क्योंकि सारा कुछ उन्हीं नियमों से शासित होता है जिनसे एक चीज शासित होती है। जिंदगी जैसे शासित होती है, वैसे ही आप जिंदगी में एक ही दवा सबके लिए थोड़ी खा लेते हैं। बीमारी कोई है, बोले ये वाली उठा लो, खा ली, ये थोड़ी है। तो ऐसे ही हर बीमारी के लिए जुडिशियल रेमेडी नहीं है, पॉलिटिकल रेमेडीज भी है। तो कोई कोर्ट उन्हें नहीं बताएगा कि इस कानून की जरूरत हो तुम पास करो। वे कानून बना रहे हैं और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बताई गई प्रक्रिया का क्लियर वायलेशन ये हो रहा है, तो भी जिस समय हो रहा है उस समय आप कुछ नहीं करेंगे। यानी टोटल अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट वो बनाए हैं, टोटल अनकॉन्स्टिट्यूशनल बनाए। जिस समय बना रहे हैं आप नहीं रोकेंगे,
जब बना दें, ठीक है, आपकी भूमिका अब शुरू होती है। नाउ यू कैन डिक्लेयर कि ये लेजिस्लेचर का काम, यानी ये विधायी कृत्य जो कि विधायन के रूप में हमारे समक्ष है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसलिए लागू नहीं होगा। क्योंकि ठीक है, कोई गलत काम कर रहा है, लेकिन रोकने का उचित समय आने दीजिए। चीजों को बड़े ठीक से समझना कि हमें फिल्में देखने का बड़ा शौक है, गाने सुनने का बड़ा शौक है, और सीरियल्स देखने का बड़ा शौक है, लेकिन वहां से हम अपनी मतलब की बातें उठाते हैं। अगर कृष्ण भगवान है तो ये नहीं जानते कि आज अभिमन्यु का वध हो जाएगा? भाई तब भी जानते ही होंगे, फिर भी अर्जुन को इतनी दूर ले गए। और अभिमन्यु हो कौन? उनका सगा भांजा। इसका मतलब ईश्वर नातों को नहीं मानता। इससे पहला निष्कर्ष तो यह निकलता है कि ईश्वर नातों को नहीं मानता। ईश्वर वही है जो सिर्फ धर्म की स्थापना के लिए काम करता है, और बाकी वो नातों के आधार पर काम नहीं करता, सिफारिशें नहीं मानता। ठीक है, तो उचित मौका, क्योंकि कौरव असंख्य पाप कर चुके थे, लेकिन फिर भी अभी एक की कमी थी, एक और हो जाए फिर इनका संपूर्ण नाश, ठीक है, यह सुनिश्चित हो जाए। तो एक और करवा दिया। ठीक है, अर्जुन को उतनी दूर ले गए। अच्छा, कौरव चाहे तो धर्म का पालन करें, जो नियम तय हुए उनको फॉलो करें, लेकिन आपके पास मौका है, आप चाहे फॉलो करो चाहे ना करो। उन्होंने नहीं किया, बात खत्म हो गई। तो चीजें एप्रोप्रिएट अवसर पर गलत होते हुए भी उन्हें रोकने का जब उचित मौका आएगा तभी रोकी जाएंगे, क्योंकि उससे पहले रोक देने पर होगा ये कि जो गलत कर रहा है उसे ये कहने का अवसर भी मिल जाएगा कि हम तो बस सही करने ही वाले थे, तब तक इन्हें टोक दिया। इसलिए उसे पूरा अवसर दो गलत करने का, ताकि वो गलत है ये भी आए समाज के सामने, और इससे संघर्ष, इसको भी बचाया जा सकेगा। क्योंकि अगर बीच में रोकने की कोशिश करोगे तो हो सकता संघर्ष हो, वो कहे हम ताकतवर, तुम कहो हम ताकतवर, एक कन्फ्रंटेशन ये होगा। इसको अवॉइड किया जाए तो ठीक है, आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करना करिए। जब आप कंप्लीट कर लेंगे अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम को, तब हम अपनी अधिकारिता का प्रयोग करेंगे, वो भी अपनी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा प्रदत्त अधिकारिता का प्रयोग करेंगे और बताएंगे कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बीच में हम कुछ नहीं करेंगे, और उसमें 122 एक भी आड़े नहीं आएगा, क्योंकि 122 एक कहता है मियर इरेगुलरिटी ऑफ द प्रोसीजर। अगर होती तो हम कुछ नहीं कहते, ये उससे ज्यादा है। तो यह भी हाउस का विशेषाधिकार हुआ कि उसकी प्रोसीडिंग्स को कोई निर्देशित नहीं कर सकता, वेदर दैट इज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, दे कैन नॉट इशू एनी रिट और दे कैन नॉट पास एनी ऑर्डर। ठीक है, फॉर द प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द हाउस दैट दे शुड डू दिस एंड दे शुड abstain from that. These types of orders can't be passed. हाँ, उसके बाद उनकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ये चैलेंज भी हो सकती है और देखी भी जा सकती है। तो आप देखें, these are the articles which are expressly mentioned in the Constitution of India and which gives, ठीक है, सम प्रिविलेजेस, इम्यूनिटीज, ठीक है, एंड पावर्स टू द हाउस। और ये सारे अधिकारों के ही प्रकार हैं, ये विशेषाधिकार हैं जो संविधान में स्वयं उल्लिखित है। इसके अलावा एक चीज हम लोगों ने पढ़ ली थी 105 सेक्शन 3, उसमें कहा था कि वे अधिकार जो हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा उपयोग किए जाते रहे, वे सब भारत की संसद को प्राप्त रहेंगे। यद्यपि इन शब्दों को 1971 में 44वां संविधान संशोधन पारित करके 1971 के बाद बदल दिया गया, और यह लिख दिया गया कि 1971 के पूर्व जो संसद के विशेषाधिकार थे वे ही समझे जाएंगे।
44वां 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये लिख दिया गया। तो हमें देखना फिर भी यही पड़ेगा कि 1971 से पहले हाउस ऑफ कॉमन्स के क्या अधिकार थे, और वे भी भारत की संसद के विशेषाधिकार माने जाएंगे। तो उनमें प्रमुख अधिकार है प्रकाशन का अधिकार। आप हाउस की कार्यवाहियों को कब कब प्रकाशित कर सकते हैं और कब कब नहीं कर सकते। तो आपसे हमने चर्चा की थी कि इंग्लैंड में एक मुकदमा हुआ स्टॉकडेल वर्सेस हंसराट। हमने आपसे पहले भी कहा कि कानून जन्म आवश्यकता से लेता है, जरूरत से जन्मता है, और ये कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स कानून को समझने के लिए। डिग्निटी या गरिमा या प्रतिष्ठा, इसे प्रदान करना कानून का लक्ष्य नहीं है। कानून का लक्ष्य है जरूरत। और चूंकि कानून जानने वालों के द्वारा आम समाज को यह नहीं बताया गया, जिस वजह से आम जनता को ऐसा लगता है कि कानून शायद लोगों को प्रतिष्ठा देने के लिए बना है। मीम्स बना रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर विदेशों में जा रहे हैं। अरे प्राइम मिनिस्टर विदेशों में नहीं जाएंगे तो तुम जाओगे? अरे प्राइम मिनिस्टर विदेशों में ही जाने के लिए होते हैं। ये तो गड़बड़ है कि तुमने ऐसी स्थिति बना रखी कि उनका अधिकांश समय यहां गुजरता है। अन्यथा प्राइम मिनिस्टर विदेश में ही जाने के लिए होते हैं। वो जो विदेश में जाएंगे तभी बिजनेस डील्स होंगी, तभी हमारा विदेशों में प्रभाव खड़ा होगा, तभी हम 20 का दुनिया सहयोग पर आधारित है। विभिन्न लोगों का सहयोग तभी हम ले पाएंगे जब उनसे बातचीत हो। बातचीत प्रथम शर्त है सहयोग की। तो प्राइम मिनिस्टर विदेश ही जाने के लिए होते हैं। जरूरत कानून की जन्मदात्री है, जरूरत नहीं कानून में, जरूरत है कानून। और इस चीज को पहचाना किसने था? सबसे पहले डीन रास्को पाउंड। इसीलिए वो महत्व के आदमी है। उन्होंने पहचाना था इस बात को कि जरूरत ये कानून की जन्मदात्री है। तो आप देखें कि प्रकाशन, इससे संबंधित विशेषाधिकार इंग्लैंड में क्यों आया? क्योंकि स्टॉकडेल वर्सेस हंसराट ये मुकदमा हुआ। इसमें हुआ ये कि हाउस में एक भाषण ये दिया गया, वो पब्लिश हुआ, और उसके पब्लिश होने के बाद जिस एमपी ने उसे दिया था उस एमपी को कोर्ट प्रोसीडिंग का सामना करना पड़ा, और प्लेंटिफ को उसकी मानहानि के लिए प्रतिकर दिए जाने का आदेश ये पारित कर दिया गया। अब जरूरत पैदा हुई क्योंकि हाउस की ऑटोनॉमी है जो डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है ना। और हाउस अगर चर्चा नहीं करेगा तो लोकहित के विषयों पर आखिर कोई मतैक या कोई निष्कर्ष ये निकलेगा कैसे? क्योंकि निष्कर्ष चर्चाओं से निकलता है, ठीक है ना। सिद्धांत और तथ्य, इसका फर्क ही यही है। तथ्य और सिद्धांत, सिद्धांत तथ्यों से निष्कर्षित होता है, वो तथ्यों का निष्कर्ष है। गुलाब का फूल तथ्य है, उसकी खुशबू तथ्य है, उसका रंग तथ्य है, लेकिन गुलाब के फूलों की विशेषताएं सिद्धांत हैं, और ये सिद्धांत तथ्यों से निष्कर्षित हो रहे हैं। तथ्यों का परीक्षण किया गया, तब गुलाब के फूलों की विशेषताएं ये निष्कर्षित हुई हैं। तथ्य और निष्कर्ष ये अलग अलग बातें हैं, तथ्य और सिद्धांत ये अलग अलग बातें हैं, लेकिन परस्पर संबंधित हैं। और सिद्धांत तथ्य से ही जन्म लेगा, ठीक है ना। तो आपका ये स्टॉकडेल वर्सेस हंसराट, इसमें जो कुछ whatever he has spoken before the house, he was questioned on the basis of that and ordered by the court to pay the compensation to the plaintiff। अब सवाल यह है कि अगर तथ्यों के बारे में वहां बोला नहीं जाएगा
और व्यक्तियों के आचरण, व्यक्तियों की चारित्रिक विशेषताएं, ये भी तथ्य हैं, ये भी फैक्ट्स हैं। इन पर अगर बातचीत नहीं होगी तो सिद्धांत या निष्कर्ष जो कि कानून के स्वरूप का होता है वो आएगा कैसे? ठीक है, क्योंकि तथ्य और सिद्धांत, तथ्य और सत्य, इसके बीच संबंध है। तो अब सवाल यह है कि इस ढंग से तो अगर हुआ तो हाउस के लोग बोलने से इनकार कर देंगे, बोलेंगे ही नहीं। तो फिर वहां पार्लियामेंट्री पेपर्स एक्ट 1861 है या कितना है, वो पारित किया, पार्लियामेंट्री पेपर्स एक्ट, इसको पारित किया। और हमने कहा कि चूंकि वहां संविधान अलिखित है, विभिन्न कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स स्वयं विधानों में पाए जाते हैं, और वो जो प्रिंसिपल्स हैं जो विभिन्न विधानों में पाए जा रहे हैं वे ही संविधान माने जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि वहां अलग से, जैसे हमारा संविधान लिख कर बनाया गया है, ऐसे संविधान नहीं है, अर्थात संविधान अलिखित है। इसका मतलब यह नहीं कि वहां संविधान ही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हैं वहां। अब ये ठीक है, पार्लियामेंट्री पेपर्स एक्ट ये विशेषाधिकारी तो दे रहा हो, विशेषाधिकार क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल। हमारे यहां 105 के रूप में पाया जा रहा है, वहां पार्लियामेंट्री पेपर्स एक्ट इस रूप में पाया जा रहा है। यहां इस ठीक है प्रिंसिपल को संविधान यह कह दिया, क्योंकि 105 भी तो संविधान ही है, आपका हाथ भी तो आप ही हो, ठीक है ना, आपका हाथ किसी और का हाथ थोड़ी है, वो भी तो आप ही हो। और वहां उस विशेषाधिकार को विधान कह दिया, बस इतनी सी ही तो बात है, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। थोड़ा समझ का विस्तार अगर आप करेंगे तो कानून बड़ा रोचक है, बड़ा अच्छा लगता है। तो वहां पार्लियामेंट्री पेपर्स एक्ट ये पारित किया, उस कोर्ट डिसीजन को नलीफाई करने के लिए, और तब से वहां एक विशेषाधिकार का जन्म हुआ कि अगर हाउस अथॉरिटी देगा और हाउस की अथॉरिटी के आधार पर अगर कुछ बोला जा रहा है तो उस हाउस की अथॉरिटी के कारण उस बोले गए या उस छापे गए, बल्कि बोले गए तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बोलने की अथॉरिटी तो पहले ही है, वो तो सर जॉन इलियट से ही आ गई। ठीक है, यहां तो दिक्कत यह आई थी कि न्यूज़पेपर ने छाप दिया था, ठीक है, छापने के कारण दिक्कत आई थी। बोलने का वाक स्वतंत्र वो तो सर जॉन इलियट उसी से आ गया था। तो यह कहा गया कि अगर हाउस अथॉरिटी देता है कि वहां जो कुछ बोला गया वो छाप दिया जाए, और फिर कोई छापता है तो न छापने वाले के विरुद्ध और न उसके विरुद्ध जिसका बोला छापा गया है कोई कार्रवाई की जा सकेगी, किसी भी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं होगी। और इसको भूतलक्षी प्रभाव से लागू कर सकते हैं, भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया और उसको नल एंड वॉइड कर दिया। कुछ कोर्ट का डिसीजन, उसकी जो प्राधिकारिता थी वो सिर्फ एकेडमिक बची, यानी सिद्धांतों को समझने के लिए बची, उसके अलावा उसका कोई व्यवहारिक प्रभाव हो ये समाप्त कर दिया गया। अब यह हाउस का विशेषाधिकार है जो 1800 कुछ से वहां उपयोग किया जा रहा है कि हाउस की अथॉरिटी के आधार पर अगर कुछ छापा जाएगा तो हाउस सक्षम है प्राधिकार देने के लिए, इसलिए उस छापने वाले के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं और जिसका भाषण छपा उसके विरुद्ध भी कोई कार्रवाई नहीं। तो 105(3) के प्रभाव के आधार पर भारत की संसद को भी यह विशेषाधिकार प्राप्त है ऐसा माना जाएगा, क्योंकि 1971 के पूर्व हाउस ऑफ कॉमन्स इस विशेषाधिकार का प्रयोग कर रहा है और हमारे यहां भी ठीक है एक मुकदमा हुआ है। हालांकि वो विधानसभा में दिए गए भाषण से संबंधित है, लेकिन आपको मालूम है कि अनुच्छेद 194 इसके अधीन जो राज्यों की विधायिकाओं को और राज्यों की विधायिकाओं के सदस्यों के विशेषाधिकार हैं वे ही
अनुच्छेद 105 के अंतर्गत संसदीय विशेषाधिकार, तो इसके दोनों में समानता है, इसलिए वो मुकदमा यहां भी रिलीवेंट होता है। उस मुकदमे में हुआ क्या, नाम जतीश चंद्र घोष वर्सेस कुछ है, जतीश चंद्र आपकी किताबों में लिखा है जतीश चंद्र घोष, इतना तो हमें याद है, वर्सेस कौन है ये नहीं याद है। उसमें एक विधानसभा के सदस्य कुछ प्रश्न पूछने चाहिए और कुछ प्रश्न पूछने के आधार पर उसने कुछ बोलेगा तभी तो प्रश्न पूछेगा, ठीक है, बोलकर कुछ प्रश्न पूछने चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष ने उन प्रश्नों को नॉट अलाउड कर दिया, कहा कि आप ये प्रश्न नहीं पूछेंगे, मामला नॉट अलाउड हो गया। कोई बात नहीं, न्यूज़पेपर में उसने खुद, ठीक है, ये छाप दिया कि हमने ये प्रश्न पूछे थे जिन्हें विधानसभा अध्यक्ष ने नॉट अलाउड किया है, ठीक है। अब सवाल यह था, और उन वे प्रश्न किसी व्यक्ति के कार्यकलापों के संबंध में, उस व्यक्ति ने मुकदमा फाइल किया मानहानि का, कि जब वे प्रश्न नॉट अलाउड हो गए तो वे विधानसभा की कार्यवाही का भाग कैसे बन गए। पहला सवाल, वह विधानसभा की कार्यवाही का जो भाग है, ठीक है, उसके संबंध में न्यायालयों में कार्यवाही होगी या नहीं होगी, यह विचार का विषय होगा। लेकिन ये जब विधानसभा अध्यक्ष ने उनको नॉट अलाउड कर दिया तो फिर डी ज्यूरे यह भी माना जा सकता है कि वे प्रश्न अस्तित्व में है ही नहीं, यह भी माना जा सकता है, ठीक है। तो सवाल यह है कि क्या विधानसभा की कार्यवाही में वे प्रश्न पूछे गए, यह माना जाए। और दूसरा, हाउस में जो कुछ बोला गया वो तो अभिव्यक्त रूप से संरक्षित है, लेकिन उस बोले गए को अगर छाप दिया जाए हाउस की अथॉरिटी के बिना, या तो हाउस की अथॉरिटी हो, हाउस ने अथॉरिटी दी हो, तो अगर छाप दिया जाए तब स्थिति क्या है, ठीक है। यहां तो छाप दिया आपने, और वो भी हाउस की अथॉरिटी के बिना, या तो हाउस अथॉरिटी दे। तो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया वो ये आया कि पहली चीज, बोला अगर है तो वो तो पूरी तरह सुरक्षित है, ठीक है, लेकिन अगर वो छापा गया है तो फिर यह देखना पड़ेगा कि वो प्रकाशन क्या हाउस द्वारा अधिकृत किया गया था। इवन उन्होंने कहा कि जिसने बोला है वो भी अगर छापेगा तो छापेगा हाउस की अथॉरिटी के अधीन, बोलने के आधार पर नहीं आएगा। यह मुकदमा छापने के आधार पर है, बोलने के आधार पर नहीं है, यह तो छापने के आधार पर है। और छापने की बात जब आएगी तब हम जो देखेंगे वो ये कि क्या हाउस की अथॉरिटी के अधीन छापा गया। जिसमें छापा गया वो समाचार पत्र था और वो हाउस की अथॉरिटी के अधीन नहीं छप रहा था, ठीक है ना, उसमें छापा गया। तो ये हक तो स्वयं उस सदस्य को भी नहीं है जिसने बोला था, इसलिए मुकदमा चलेगा, ठीक है ना। वाटर बनाम बाल्सन एक मुकदमा वहां भी हुआ है इंग्लैंड में, उसका भी उदाहरण दिया। और वाटर बनाम बाल्सन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में दिए गए भाषण को एक न्यूज़पेपर ने छाप दिया था, बिल्कुल सबस्टेंशियली सच। लेकिन मानहानि का मुकदमा आया तो कोर्ट ने यह कहा कि चूंकि सब्सटेंशियल सच छापा गया है इसलिए हाउस की अथॉरिटी न भी हो तो भी यह प्रकाशन से सुरक्षित रहेगा चुनौती दिए जाने से। हां, इन्होंने जानबूझकर गलत छापा होता या गलत उपेक्षा से छप गया होता या काट छाट करके छापा होता और हाउस की अथॉरिटी भी ना होती तो ये कंपनसेशन देते। लेकिन चूंकि बोनाफाइड पब्लिकेशन है और ठीक वही है, इसलिए नहीं, हाउस की अथॉरिटी
न ये है कि नहीं छपेगा, न ये है कि छपेगा। और चूंकि सच ही छापा गया तो सच छापा गया, तो मानहानि का अपवाद है सत्य का प्रकाशन। तो वाटर बनाम बाल्सन का भी तर्क लिया गया इस मामले में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हाउस की अथॉरिटी के अधीन नहीं छपा। इस प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई उत्तर नहीं दिया कि वे प्रश्न जिन्हें डिसअलाउड किया गया वे विधानसभा की कार्यवाही के भाग हैं या नहीं है, इस पर कुछ नहीं कहा। तो यह प्रश्न आज भी ठीक है, खुला प्रश्न है, दोनों बातें बोली जा सकती है। अथॉरिटी आएगी तब आएगी। जब यह निर्णय आया तब बड़ी दिक्कत हो गई। तब संविधान में अनुच्छेद 361A शामिल किया। देखिए 361A क्या कहते हैं। संसद और राज्यों के विधानमंडलों की कार्यवाहियों के प्रकाशन का संरक्षण। हमने कहा कानून जरूरत से पैदा होगा। अब यह 361A आया, कहता है कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन या यथास्थिति किसी राज्य की विधानसभा या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन की किन्हीं कार्यवाहियों के सारतः सही विवरण, यानी वही वाटर बनाम बाल्सन, ठीक है, वही डिसीजन, सारतः सही विवरण के किसी समाचार पत्र में प्रकाशन के संबंध में किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की सिविल या दंडिक कार्यवाही का तब तक भागी नहीं होगा जब तक यह साबित न कर दिया गया हो कि प्रकाशन विद्वेष पूर्वक किया गया। यानी दो बातें आ गई, एक तो समाचार पत्र में छपी कार्यवाही का संरक्षण है पहली चीज, इसका मतलब पंपलेट तुम बांटकर अगर प्रकाशन कर रहे हो, ठीक है, तो 361A का संरक्षण उपलब्ध नहीं है। आज भी संसद में बोले गए को अगर पंपलेट छापकर प्रकाशित किया जाए और उसके आधार पर कोई सिविल या दंडिक दायित्व उद्भूत हो तो कोई संरक्षण 361A नहीं देगा। केवल समाचार पत्र में छपी बात को संरक्षण कानून जितना शक्ति देता है उतना ही पढ़ा जाएगा, कानून में ज्यादा नहीं पढ़ते, जो लिखा है वही पढ़िए, ठीक है। तो कहता है सदन की कार्यवाहियों के सारता सही विवरण किसी समाचार पत्र में प्रकाशन, और सारता सही विवरण होना चाहिए। अगर काट छाट करके तुमने छापा है, ठीक है, फिर जानबूझकर विद्वेषपूर्ण ढंग से छापा गया है, सही छापा है, लेकिन विद्वेषपूर्वक छापा है। विद्वेषपूर्वक कैसे? जैसे ठीक है सुप्रीम कोर्ट ने गलत डिसाइड किया, एक बात हुई कि भाई हम इससे सहमत नहीं, और एक हम तो पहले ही जानते हैं कि ये होगा, ये कर ही नहीं सकते सही। अब आलोचना आप भी कर रहे हैं और आलोचना उसने भी की जिसने कहा, लेकिन आप विद्वेषपूर्वक आलोचना कर रहे हैं, तो सही विवरण भी अगर आप विद्वेषपूर्वक समाचार पत्र में छापेंगे तो आप दोषी हो सकते हैं। यानी 361 कंप्लीट इम्यूनिटी देता हो ऐसा नहीं है, ठीक है। परंतु इस खंड की कोई बात संसद के किसी सदन या यथास्थिति किसी राज्य की विधानसभा या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन की गुप्त बैठक की कार्यवाहियों के विवरण के प्रकाशन को लागू नहीं होगी। यानी अगर आप समाचार पत्र में सही विवरण छाप रहे, आपके कोई मेलाफाइड इंटेंशंस नहीं है, तो आप किसी कार्यवाही के, ठीक है, भागी नहीं होंगे। लेकिन अगर उन्होंने गुप्त सत्र अपनी कॉन्फिडेंशियल मीटिंग की है और आपने उसमें गड़बड़ की, उसे छाप दिया, तो यह बात लागू नहीं है। फिर आप समाचार पत्र है, आपने सही छापा, विद्वेष के बिना छापा, इस सबका कोई मतलब नहीं। इसका मतलब गुप्त सत्र चलाने का विशेषाधिकार आज भी उन्हें है, और यह विशेषाधिकार कहां से मिल रहा? 361A से। यह विशेषाधिकार यहां से मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, खंड 1 के किसी प्रसारण केंद्र के माध्यम से उपलब्ध किसी कार्यक्रम या सेवा के भाग रूप बेतार यांत्रिकी के माध्यम से प्रसारित रिपोर्टों या सामग्री के संबंध में उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्टों या सामग्री के संबंध में लागू होता है। अब देखिए 361A जब लागू किया, ठीक है, तब आया, ठीक है, और ये 2003 में आया, ठीक है। अब सवाल ये, उस समय तक आपका विभिन्न चैनल्स ये आ चुके थे, इसलिए ये
361(2) ये बताना जरूरी था। न्यूज चैनल है जो बेतार के तार के बिना चीजों को प्रसारित करते हैं। अगर आप 361(a) सबसेक्शन 2 नहीं बनाएंगे तो समाचार पत्र को लागू होगा, न्यूज चैनलों को लागू नहीं होगा। ठीक है ना? तो इसलिए ये लिखा गया। प्रकाशन, ये अगर हाउस की अथॉरिटी के अधीन है तब बात अलग है, अदरवाइज हाउस की अथॉरिटी के अधीन नहीं है तो फिर आप कार्यवाही के भागी होंगे। इसका मतलब हाउस को दो विशेषाधिकार आ गए। एक, उसकी कार्यवाहियां प्रकाशित करने का प्राधिकार किसी को दिया जा सकता है, ठीक है ना, और दूसरा उसे गुप्त सत्र चलाने का अधिकार भी है। वो चाहे तो गुप्त सत्र चलाए और तब आप बिल्कुल नहीं छापेंगे, ठीक है। और इस विशेषाधिकार को कि उसकी अथॉरिटी के बिना नहीं छापा जाएगा, लेकिन उसकी अथॉरिटी से छापा जाएगा, ठीक है। ये दोनों ही विशेषाधिकार उन्हें प्राप्त हैं, ठीक है। तो ये आपका हाउस के विशेषाधिकार हुए प्रकाशन के संबंध में। अब केवल उनके कुछ विशेषाधिकार बचे जिनमें से प्रमुख है अनुशासनात्मक कार्यवाहियां, डिसिप्लिनरी एक्शन लेने का उनका विशेषाधिकार, और कंटेम्प्ट, अपने कंटेम्प्ट के लिए दंडित करने का विशेषाधिकार। दो मुख्य रूप से बचे, और बाकी ये है कि जब वे अपने विशेषाधिकार से संबंधित मामलों को सुन रहे होंगे, क्योंकि अपने कंटेम्प्ट के लिए, अपने विशेषाधिकार के हनन के लिए दंड देने की शक्ति स्वयं उन्हें है, किसी न्यायालय को नहीं। यह भी उनका विशेषाधिकार है कि अपने विशेषाधिकार के हनन के लिए वे ही दंड देंगे। उस समय उन्हें किसी भी गवाह को अपने समक्ष आहूत कर लेने का हक है, यह भी उनका विशेषाधिकार है। उनके समक्ष गवाही देने के लिए किसी को बुलाया गया, उसे आप धमका रहे हो या वो गवाही देने जा रहा है इसलिए आप उसे परेशान कर रहे हो, तो आपको दंडित करने का अधिकार, यह भी उनका विशेषाधिकार है। हाउस की कार्यवाहियां जिस समय चल रही हैं उस समय 40 दिन पूर्व हाउस की कार्रवाई चलने के और 40 दिन बाद तक सिविल कार्यवाहियों के, ठीक है, अधीन उन्हें गिरफ्तार न किए जाने का हक है। लेकिन यह संरक्षण क्रिमिनल के मामलों में नहीं है, न ही प्रिवेंटिव डिटेंशन के मामलों में। क्यों? क्योंकि अपराध समाज के खिलाफ है, और प्रिवेंटिव डिटेंशन आपको तब दी जाती है जब आपका आचरण इस ढंग का है कि उससे समाज को खतरा यह हो सकता है। और हाउस जो फंक्शन करता है और उसमें फंक्शन करने की जो स्वतंत्रता दी गई है सांसदों को, इसलिए ताकि समाज का भला हो, क्योंकि अगर वो ठीक से नहीं बोलेंगे तो ठीक कानून नहीं आएगा। तो जरूरत विशेषाधिकारों की है, लेकिन चूंकि अपराध स्वयं समाज के विरुद्ध है, दीवानी कार्रवाइयां व्यक्तियों के हितों से संबंधित होती हैं, लेकिन अपराध ये समाज के हित के विरुद्ध है, तो इसलिए समाज के हित के विरुद्ध काम किए जाने की दशा में आपको कोई संरक्षण ये नहीं मिलेगा। इसलिए प्रिवेंटिव डिटेंशन या क्रिमिनल मामलों में कोई संरक्षण नहीं है। बाकी 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक उन्हें संरक्षण प्राप्त है। ये विशेषाधिकार दो प्रमुख बचे, एक कंटेम्प्ट का और दूसरा अनुशासनात्मक कार्यवाहियों से संबंधित। और फिर कंटेम्प्ट के संबंध में, यानी अपने अपमान के लिए जो उनकी दंड देने की शक्ति है, उसका जो फंडामेंटल राइट्स है, संघर्ष हो, तब स्थिति क्या बनेगी, तब कोर्ट्स क्या करेंगे और क्या होगा, हाउस और कोर्ट्स इन स्थितियों में क्या करेंगे, इस पर बात। ये 2-3 बातें बची जो मुझे लगता है कि अगले सप्ताह में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, देखेंगे।